बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा ये 6 सेशन है, 6 डे ऑफ ट्रेनिंग है लॉ गेट की। और आज हमने जो मदऊ किया है, हम हसीब जमाली साहब को, जो कि सिंध हाई कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, उनको मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे मदऊ किया, उनको हम वेलकम कहते हैं। और जहांगीर राउजू साहब को, जो आज आपके लेक्चरार हैं इंटरनेशनल लॉ के, उनको भी हम वेलकम कहते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज का हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तिलावत कलाम पाक से। अगर स्टूडेंट्स में से कोई तिलावत कलाम पाक करना चाहे तो आ सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसुलिही वक़ालू समिअना व अतअना ग़ुफ़रानक रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो एक डायनामिक और एनर्जेटिक लॉयर भी हैं और हमारे सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के 2020 में जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। और अपने जनरल सेक्रेटरी होने के दौर में उन्होंने एडवोकेट्स के लिए दिन रात मेहनत की और बहुत ज़्यादा काम किया और लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा सराहा। तो हसीब जमाली साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am very grateful to Honorable Ishaq Bhai for inviting me to address this gathering and to share my experiences with all of you. I also pay my respect to Mr. Raujo, who is today's lecturer. आज जिस मकसद के लिए मुझे बताया गया है यहाँ पे आके आप लोगों को एड्रेस करने का, वो है मोटिवेशनल स्पीकर। अब मैं अपने आप को इस लायक तो नहीं समझता, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर अपना दे देता हूँ। But I belong from Hyderabad. I did my metric and my inter from Hyderabad. I did BCom from Hyderabad. हमदर्द से मैंने लॉ किया और अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट पोजीशन रही हमदर्द से। और फिर उसके बाद मास्टर्स के लिए मैं UCL गया इंग्लैंड
और फिर मैंने लॉ का प्रोफेशन ज्वाइन किया। 2004 में मैं लोअर कोर्ट में इनरोल्ड हुआ, 2006 में हाई कोर्ट में और 2016 में सुप्रीम कोर्ट में इनरोल्ड हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक देयर आर अबाउट 50 रिपोर्टेड जजमेंट्स टू माय क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें, मोटिवेशन तो आप लोगों को होगी, आप आज लोग मोटिवेशन से भरपूर लग रहे हैं मुझे, क्योंकि आज आप लोग देखिए यहाँ बैठे हुए हैं, एक फ्रीलांस लेक्चर के अंदर बैठे हुए हैं सीखने के लिए, समझने के लिए, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस प्रोफेशन के लिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि देखिए, हम जिस माशरे में इस वक्त रह रहे हैं, हम जिन टाइम्स में इस वक्त रह रहे हैं, एजुकेशन का लेवल हमारे यहाँ डिक्लाइन पे है, सोशल वैल्यूज़ डिक्लाइन पे हैं, और हमारे यहाँ मटीरियलिज़म, मादा परस्ती सब कुछ बन गया। जो आज पैसे कमाता है उसे ही कामयाब समझा जाता है, राइटली और रॉन्गली उसको नहीं देखा जाता। ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, जबकि मैं समझता हूँ कि असल कामयाबी तो वो होती है कि आप जब अपने प्रोफेशन से इंसाफ करें, अपने जो आपको काम करना है उसे दयानतदारी और लियाकत के साथ करें। रिस्क तो अल्लाह का वादा है, जो आपका लिखा है वो आपको मिलेगा। अब वो आपने कैसे लेना है, आपने गलत कोई प्रैक्टिसेस करके लेना है या सही तरीके से चल के लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपसे अच्छा अपना मुहासबा कोई ख़ुद नहीं कर सकता। आप ख़ुद सोचें कि आपने क्या अपने बारे में किया और क्या आपने इंसाफ किया चीज़ों के साथ या नहीं। देखिए, इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत से लोग लॉ गेट को पास करेंगे। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को फ्यूचर में मेरी आपसे मुलाकात होगी और आप मुझे बताएंगे कि सर हम आपके लेक्चर में बैठे हुए थे। मैं इस चीज़ की बहुत उम्मीद करता हूं। देखिए, ये प्रोफेशन आज से डिफ़िकल्ट नहीं है। डिफ़िकल्ट इसको पास करना नहीं है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसको प्रैक्टिस करना है। ये प्रोफेशन हम अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं कि लॉ इज़ अ वेरी जेलस मिस्ट्रेस, कि वो किसी चीज़ का आपको टाइम नहीं देती। फिर आपकी फैमिली सफ़र करेगी, आप खुद सफ़र करेंगे, आपकी दोस्तियां ख़त्म हो जाएंगी, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ बंद हो जाएंगी। अगर आप ट्रू प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो हमें तो यही सीखने को मिला। और मेरे उस्ताद का नाम है आबिद ज़ुबैरी साहब, और वो अभी सुप्रीम कोर्ट बार के माशाल्लाह प्रेसिडेंट भी हैं। मैंने 18 साल उनके साथ वकालत की, और मैं इस सिलसिले में अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं इतने अच्छे उस्ताद के साथ मैंने काम किया जिसने अच्छी वैल्यूज़ हमें दी। तो देखिए, प्रोफेशन लॉ को पास कर लेना है आजकल तो वो भी अब माशाल्लाह डिफ़िकल्ट हो गया, और एक तरीके से अच्छी बात है कि कंपटीशन में बेहतर लोग बाहर निकल के आएंगे, मेहनत करके बाहर निकल के आएंगे। हमारे टाइम पे कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी, लेकिन उसका इन्फ्लक्स देखिए कि आज हमें सुनने को यही मिलता है कि जो किसी प्रोफेशन में नहीं जा पाता वो वकालत में आ जाता है या टीचिंग में चला जाता है। जबकि जब बेहतर दौर थे तो कहा जाता था कि क्रीम ऑफ जो सोसाइटी है वो टीचिंग में जाती थी और वकालत के प्रोफेशन में जाती थी। अब इसके बरक्स हो गया, जिसको कोई जॉब नहीं मिलती वो वकालत में आ जाता है। देखें, अब जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद जो अब सीट्स को लिमिटेड कर दिया गया है, अब ये इसको एमबीबीएस के और प्री इंजीनियरिंग की फील्ड के मुकाबले में ले आए ये कि अब जनाब अगर आपने इस प्रोफेशन में आना है तो आपने ये स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया मीट करने, सिर्फ डिग्री नहीं हासिल करनी। और उसको करने के लिए ये आपके पास एक बेहतरीन मौका है पढ़ने का, क्योंकि जो पढ़ाई होती है और इल्म होता है वो कभी कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता है करने से। तो आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा हेड स्टार्ट मिला है आप लोगों को कि आप लोग प्रोफेशन में आने से पहले इन चीज़ों को बखूबी तौर पे सीख रहे हैं। एक दफ़ा प्रोफेशन में आ गए ना आप लोग, एक चीज़ ज़रूर मैं बताऊं, तो फिर टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। फिर क्लाइंट से मीटिंग, फाइलिंग करना, ब्रांच की चीज़ें हैंडलिंग करना, बेलिफ से रिपोर्ट लेना, इतनी चीज़ें हैं इस प्रोफेशन के अंदर एक वकील को करने के लिए और देखने के लिए कि उसके पास फिर पढ़ने का बहुत कम टाइम रह जाता है। तो इस टाइम की वैल्यू कीजिए बहुत ज़्यादा। इस वक्त पढ़ें, आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो कोर्टों में जाके बैठें अच्छे जजेस की, फैसल कमाल साहब की कोर्ट में जाके बैठिए, जस्टिस अकील अब्बासी साहब की कोर्ट में जाके बैठिए, जस्टिस जुनैद गफ़ार साहब की कोर्ट में जाके बैठिए, तो देखें कि प्रोफेशन है क्या।
ये किया कैसे जाता है, इसमें काम कैसे होता है। क्योंकि लॉ पढ़ने ना, एक मैंने जैसे पहले भी बात बताई कि एक डिफरेंट चीज है और ये चीजें करना एक डिफरेंट चीज है। और आपको पता है कि दुनिया में हर जगह सेचुरेशन आ गई है, हर प्रोफेशन में एक सेचुरेशन की सीलिंग आ गई है। मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरी बहन ने जब बार किया इंग्लैंड से, तो मैं उसकी बार की तकरीब में शिरकत करने के लिए मैं लिंकन्स इन गया। तो जब वो डिग्री सबको बांट रहे थे बच्चों को, तो जितने भी उनके स्पीकर्स आके स्पीच दे रहे थे साथ भाई, वो सब यही कह रहे थे कि ये सोचना भी नहीं कि आप इस मुल्क में काम करेंगे, अपनी ज्यूरिसडिक्शन अपने मुल्कों में वापस जाओ, वहां काम करो, यहां पे नहीं सोचना काम करने का। क्योंकि वहां पे वो आपको बार की डिग्री तो दे देते हैं, बैरिस्टर तो बना देते हैं, आपको प्यूपलेज नहीं देते। प्यूपलेज मीन्स a license to start learning about practice. They don't give you pupillage. वो कहते हैं भाई अपने मुल्क में वापस जाओ, हमारे पास नौकरियां नहीं है आप लोगों के लिए। उनकी अपनी मार्केट को नौकरियां नहीं दे पाते वो। तो देखें बड़े डिफिकल्ट डायनेमिक्स हैं इस प्रोफेशन के। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी इस प्रोफेशन के लिए होगी वो आपकी अपनी विल पावर। मैं जब हैदराबाद से आया तो यकीनी तौर पे हैदराबाद की एजुकेशन का स्टैंडर्ड डिफरेंट होता है, कराची का डिफरेंट होता है, तो मैंने उस चीज़ को बखूबी महसूस किया। तो मैंने दिल में यही सोचा कि कोई अगर 2 घंटे में कर सकता है तो मैं 10 घंटे में कर सकता हूँ, पर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। ये किसी ऐसे लोगों के लिए सिस्टम नहीं बना है जो नहीं कर सकते, ये सब उन लोगों के लिए बना है जो ये काम कर सकते हैं। सवाल इस चीज़ का है आप कितनी दयानतदारी से इसके ऊपर काम करें। हमारी क्लास में लोग होते थे जो कि 10-10 घंटे लाइब्रेरी में बैठते थे और फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते थे। मैं किसी के नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो मैंने उनको यही कहता था कि भाई गधों वाली मेहनत ना करो, कि क्लास में भी बैठे हुए हैं, बातें भी चल रही हैं, लाइब्रेरी में भी काम कर रहे हैं, फिर 2 मिनट में बातें हो रही हैं, 2 मिनट में मोबाइल देख रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं। दैट मीन्स यू डोंट हैव द कंसंट्रेशन। आपका मोबाइल आपकी ड्रॉअर में होना चाहिए, बंद, साइलेंट। मेरा फोन मेरे ख्याल से अलार्म के अलावा मेरी वाइफ ने पिछले 10 साल में नहीं सुना होगा कभी बजते हुए। मेरा फोन हमेशा साइलेंट पे होता है। उसकी वजह यह कि मुझे पता है ये डिस्ट्रैक्शन है, अभी किसी की कॉल आएगी, अभी किसी का मैसेज आएगा। तो पढ़ाई के वक्त तो मैं खास इस चीज का ध्यान रखता था कि मोबाइल, किसी से बातचीत नहीं, फिर सिर्फ पढ़ाई, ध्यान देके। और देखें ये सब लॉ जो है ना एक सोशल सब्जेक्ट है, इसको सिर्फ किताब की तरह नहीं पढ़ना, इसको ये पढ़ते हुए सोचना है कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी क्या है। लॉ इज 90% कॉमन सेंस। जो आपकी कॉमन सेंस कहेगी ना, लॉ भी वही कहेगा। तो आपने इसको पढ़ना है ऐसे। तो बस मैं उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह आप लोग टाइम देंगे। और देखें लॉ गेट में 1 से ज्यादा भी अटेम्प्ट्स हो सकते हैं, ये कोई आखिरी दहलीज नहीं है, ठीक है ना। प्रोफेशनल पढ़ाइयाँ जो करने जाते हैं उन्हें बड़े चैलेंजेस का सामने होता है। हर किसी के घर के हालात डिफरेंट होते हैं, हर किसी का माहौल डिफरेंट होता है। तो उन चैलेंजेस से घबराना नहीं होता, आपने स्टेडफास्ट रहना। और एक चीज का मैं जरूर कहूंगा कि देखें, रिस्क, दोबारा से कह रहा हूं, अल्लाह ने वादा किया है, अपने उसूलों पे कभी सौदेबाजी नहीं कीजिएगा, कभी शॉर्टकट की कोशिश नहीं कीजिएगा। मैं आपको एग्जांपल दूं कि अब के बच्चों में और पहले के बच्चों में फर्क क्या है। अभी मेरे पास कोई बच्चा आता है काम करने, तो पहले दूसरी मीटिंग में ही साहब भाई वो मुझे कहता है सर मेरी तनख्वाह कितनी होगी। यू सी ही इज थिंकिंग ऑलरेडी मटीरियली के उसकी अपनी मजबूरियां होंगी, वो बात सही होगी, लेकिन ही इज ऑलरेडी थिंकिंग डिफरेंट। मैंने 18 साल आबिद साहब के साथ काम किया, मैंने उनसे कभी पैसों की बात नहीं की 18 साल। जब 4000 दिए तो भी थैंक यू करके रख लिया, जब 6 महीने नहीं दिया तब भी कभी 1 मिनट ऑफिस देर से नहीं पहुंचा, और जो दिया खुशी से लग लिया। क्योंकि ये एक अच्छी जगह काम करना एक अपॉर्चुनिटी है, आप सीखने के लिए जा रहे हैं। अब जैसे आप लोग यहाँ सीखने के लिए आए, तो मैक्सिमाइज करें अपने रिसोर्सेस को, कंसंट्रेट करें। और ये प्रोफेशन, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, लास्ट थिंग,
हाफ हार्टेड लोगों के लिए नहीं है। वो जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना, हाफ हार्टेड शॉट खेलते हैं तो कैच ही हो जाता है। ऐसा भाई आपने खेलना है पूरी जान से। जब घुस गए तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना इस प्रोफेशन में आपने, कि आप एक साल बाद सोच रहे हो यार मैं गलत प्रोफेशन में आ गया, फिर तो आप कभी प्रैक्टिस ही नहीं कर सकोगे। ये कोई बैंक की जॉब नहीं है, ये हवाई रोजी है। अगर आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो आप दूसरे को कैसे कन्विंस करोगे, आप क्लाइंट को कैसे कन्विंस करोगे, आप जज को कैसे सेटिस्फाई करोगे अपने आर्ग्यूमेंट से। तो ये चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है कि जब बना लिया टारगेट, वकील बनना है, मेहनत करनी है, ईमानदारी से चलना है, तो अपना टारगेट बना लें, अपने उसूल बना लें और उस पर कभी सौदेबाजी, आपको देखेंगे लोग जो सौदेबाजी करते हैं आप ही के साथ घूम रहे होंगे, लेकिन आपने अपना उसूल पे चलना है, क्योंकि आपने अपनी कब्र में जाना है, उन्होंने अपनी कब्र में, आपने अपना मुकाम बनाना है। खुश असलूब रहिए। ये एक कम्युनिटी है लॉयर्स, हम लोग माशाल्लाह, हमारी कोशिश होती है, साग भाई है, रावजो साहब है, हमारी कोशिश होती है कि हम यकजा रहें, और यही वकीलों की ताकत है। और यही चीज लोग, बहुत सी ताकतों को खलती भी है कि ये इतने यकजा कैसे हैं, इनमें हम डिवीजन कैसे डालें। कभी वो जाके बार को पैसे दे रहे होते हैं, कभी कोई अपॉइंटमेंट्स कर रहे होते हैं ताकि लोगों को तोड़ें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बार की ताकत मौजूद है और इसी वजह से इसकी इतनी अहमियत भी है इस प्रोफेशन की। तो आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। मेहनत करें। हमारे नईमुर रहमान साहब कहते थे, बैरिस्टर नईमुर रहमान साहब, के वकील के बाद दिन में 24 घंटे होते हैं, सोने का टाइम नहीं होता। तो जैसे केस के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है, उसी तरह आप अपने पेपर की तैयारी कीजिए। ये मत सोचिए आज मैंने 4 घंटे पढ़ लिया, 10 घंटे पढ़ लिया बहुत है, ये बहुत तो कभी नहीं होगा। बेहतर से बेहतर की जस्तजू, अपना मुकाम आला बनाएं। जब आप वो बनाएंगे तो वो आपकी प्रैक्टिस में, आपके प्रोफेशन में, आपकी गुफ्तगू में लोगों को खुद झलकेगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू हसीब जमाली साहब, माशाल्लाह आपने बहुत बेनिफिशियल बातें बताई स्टूडेंट्स को, और ख़ास तौर पे बताया कि अपनी फील्ड में जब आए तो आपकी कंसंट्रेशन जो है वो फुल अपनी लॉ की फील्ड के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी हार्ड वर्किंग फील्ड है और आपने जो है इसमें अपने आप को फुल टाइम देना है, तो जाके आपने हासिल करना है। शुरू में ये नहीं देखना कि आपकी अर्निंग कितनी हो रही है। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अगर आपने जो है बिल्कुल डेडिकेशन इसमें दी, अपनी डेडिकेटेडली अपनी फील्ड में देंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाब भी ज़रूर होंगे। आज जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेशनल लॉ का लेक्चर है और इसके जो हैं वो 5 मार्क्स हैं, और इसके सब्जेक्ट के अंदर यूनाइटेड नेशन चार्टर्ड बेयर एक्ट है, टेबल ऑफ 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैं, MCQs हैं विच इज़ पर्टेनिंग टू यूनाइटेड नेशंस चार्टर, और द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का बेयर एक्ट है, और इसी तरह MCQs पर्टेनिंग टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो आज के हमारे जो लेक्चरार हैं वो प्रोफेसर भी हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ कॉलेज के, और काफ़ी सीनियर एडवोकेट भी हैं। और मैं दावत दूंगा जहांगीर राहुजो साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने लेक्चर का आगाज़। थैंक यू साहब, हसीब जमाली साहब एंड ऑल स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जो इंटरनेशनल लॉ के आपके सिलेबस में जो चैप्टर रखे हुए हैं, वो एक तो है यूएनओ का चार्टर और दूसरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस। बस मैं समझता हूँ कि इन दोनों को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले ये समझा जाए कि यूएनओ क्या है। क्यों कि यूएनओ इज़ द मदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज सब ऑर्गेनाइजेशंस। चार्टर इज़ ओनली गारंटी बिटवीन द all 193 स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो पहले हमें ये समझना चाहिए कि यूएनओ क्या है। कि यहाँ पर दुनिया के अंदर 2 बड़ी जंगें लगी हैं, वर्ल्ड वार 1
जो 1914 से 1918 तक चली है, और वर्ल्ड वार टू जो 39 से 41 तक चली है। तो जंगें जहाँ भी होती हैं तबाही होती है, और जब तबाही होती है तो कुछ बाशऊर कौमें, बाशऊर ममालिक सुलह सफाई और आइंदा जंगों के सद्भाव के तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं, और उसी सिलसिले में यूएनओ का 1945 में वजूद आया। अब ऐसा नहीं है कि यूएनओ से पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं थी इंटरनेशनल, पहले भी थी लीग ऑफ नेशन, लेकिन वो गैर फाल थी, और कौमों ने समझा कि उसके लिए ज़रूरी है कि नई ऑर्गेनाइजेशन की तख्लीक की जाए। तो पहली मरतबा 1945 में सैन फ्रांसिस्को में 50 कंट्रीज़ का एक इजलास हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें यह तय पाया कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। उस 50 कंट्रीज़ में से 49 कंट्रीज़ ने उसको वोट दिया कि ये नहीं बननी चाहिए, और उसी तारीख से ये यूएनओ वजूद में आई। यूएनओ को वजूद में लाने का मकसद और पर्पस ये था, ओनली मेंटेन द पीस, सिक्योरिटी एंड गारंटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ द ऑल 193। उस वक्त सिर्फ 50 कंट्रीज जो उसमें शामिल हुई थी। अभी तो दुनिया के अंदर 195 ममालिक हैं, उनमें से 193 जो रिकग्नाइज कंट्रीज हैं, और 2 कंट्रीज जो हैं ऑब्जर्वर कंट्रीज कही जाती हैं। ऑब्जर्वर कंट्री वो होती है जिसको यूएनओ के अंदर न क्वेश्चन उठाने का अख्तियार होता है और न ही उनको वोट का इख्तियार होता है, लेकिन वो कंट्रीज होती हैं, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। लेकिन उनके हुकूक जब पामाल होते हैं, वहाँ के अवाम के हुकूक जब पामाल होते हैं, तो वो यूएनओ में केस दाखिल कर सकते हैं, ये उनको हुकूक दिए गए हैं। अब ये है यूएनओ को समझने के लिए 2 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले तो स्टेट क्या होती है। स्टेट इज द गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन which has the totally control of its territory and enforcement of the laws। और दूसरी है ट्रीटी। ट्रीटी वो एग्रीमेंट है जो 2 ममालिक या 2 से ज़्यादा ममालिक के बीच में एक मुआहदा होता है, उसको ट्रीटी कहा जाता है। ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब हम चार्टर की तरफ जाएंगे तो चार्टर गारंटी देता है कि ममालिक के बीच में जो ट्रीटीज़ हैं उस पर अमल दरामद किया जाए और उनको पाए तकमील पर पहुँचाया जाए। तो ये मुख्तसर तारीख है यूएनओ की, यूएनएसआर में हो गई। अब यूएनओ का चार्टर जो 1940, हम आते हैं चार्टर की तरफ। इस चार्टर के अंदर, ये चार्टर क्या होता है? चार्टर जस्ट लाइक द मैनिफेस्टो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू रन द बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसमें उसूल और मते होते हैं, विच इज आल्सो नोन एज द गारंटी फॉर द मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूएनओ। तो इस चार्टर के अंदर प्रीमेबल के साथ 111 आर्टिकल्स हैं और 19 चैप्टर्स हैं जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे मुबैन हैं। Chart is just like the treaty between the countries. All member treaty मुआहदा वो मुआहदा जो यूएनओ की रिकॉग्नाइज ऑल 193 कंट्रीज के बीच में एक मुआहदा है कि हम इस चार्टर के जो उसूल और मतन है उस पर कंट्रोल करें, उन पे अमल जो दरामद करेंगे, अमल दरामद करेंगे, और जो यूएनओ की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उनके अहकामात पे अमल करेंगे। ये जस्ट लाइक द ट्रीटी बिटवीन दी ऑल 193 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। नाउ and also 193 countries are bound under obligation
to obey the all rules described in the Charter of the UNO. This charter was first time began for the discussion and drafting on the 25th April of the 1945, and it was signature by the recognized countries of the 50 countries on the 26th June of the 1945 by the all 50 countries, and it enforced on the 24th October of the 1945. After enforcement of this charter, it was ratified by the 5 permanent members of the Security Council. Security Council is the one council consists of the 15 members, in which 5 members like China, France, UK, USA and Russia. At that time that was the USSR. These are the permanent members of the Security Council. This charter was ratified by these 5 permanent members also in the same year. पहली बार तो इन 50 कंट्रीज ने इस चार्टर पे सिग्नेचर किए और ये इन्फोर्समेंट में आया 1945 पे। आस्ता आस्ता दुनिया के जितने भी ममालिक हैं इस यूएनओ के मेंबर बने और इसको रेटिफाई किया। रेटिफाई कहा जाता है किसी भी कानून की किसी भी फैसले को तौसीक देना। हमारे यहाँ जिस तरह आप देखें ना, नेशनल असेंबली एक बिल पास करती है, बिल पास करने के पे तौसीक के लिए, रेटिफिकेशन के लिए सेनेट में पेश किया जाता है ताकि इसकी तौसीक की जाए। तो इसी तरह जिस तरह ये यूएनओ का चार्टर 50 कंट्रीज ने पहले सिग्नेचर किया, साइन किया और ये अमल में लाया गया सेम ईयर में, और उसके बाद आस्ता आस्ता सारी दुनिया के कंट्रीज ने 193 कंट्रीज ने इसको रेटिफाई किया और उस पर पाबंद हुए अमल दरामदी के लिए। तो अब देखना यह है कि ये चार्टर हमें किस तरह डिस्क्राइब करता है। इसका पहला चैप्टर जो है, जो मैंने पहले गुजारिश कर चुका हूं कि ये चार्टर कंसिस्ट ऑफ द प्रीएमेबल और 111 आर्टिकल्स एंड 19 चैप्टर्स। चैप्टर 1 says for the purpose of United Nations including the important province of the maintenance of the international peace and security. Chapter 2 defines the criteria for the membership in the United Nations के कौन मेंबर बन सकता है, उसकी क्राइटेरिया कौन होनी चाहिए। जिस तरह मैंने आपको कहा कि इस वक्त 195 ममालिक हैं दुनिया के अंदर, लेकिन मेंबर ममालिक सिर्फ 193 है। 2 ममालिक जिनको ऑब्जर्वर नेशन कहा जाता है, ऑब्जर्वर कंट्रीज कहा जाता है, उनको ऑब्जर्वर मेंबर कहा जाता है, लेकिन एक परमानेंट मेंबर या मेंबर के जो हुकूक हैं, राइट्स हैं, उनको नहीं दिए जाते। तो अब ये क्यों, उनको क्यों नहीं? क्योंकि वो दोनों ममालिक अभी तक जो क्राइटेरिया है यूएनओ के चार्टर के तहत मेंबर होने के लिए उस पर पूरे नहीं उतरते। बाकी 193 कंट्रीज जो है पूरी उतरी हैं, उनको यूएनओ ने एक्सेप्ट किया है एज अ मेंबर। यूएनओ इज द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द होल दुनिया वर्ल्ड। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटर गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 193 कंट्रीज की गवर्नमेंट पाबंद है और मेंबर हैं कि उनके फैसलों पे, उनके जो चार्टर के आर्टिकल्स हैं, उनके हर पैरा पे अमल दरामद करें। अब ये होता है कि वो तो मैं आऊँगा कोर्ट पे, तो उसमें मैं थोड़ी वजाहत करूँगा। अब ये चैप्टर 3 to 15
The bulk of the document describe the organs and institution of the United Nations and their respective powers. तो ये चैप्टर 3 से 15 तक ये डिस्क्राइब करते हैं कि यूनाइटेड नेशन के पावर क्या है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे की जाए, वहां उसको कहां रखा जाए। और दूसरी बात जो मैं आपको कहने लगा था, यूएनओ का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। जिस तरह मैं आपको बाद में आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है तो वो लोकेट करती है पीस लैंड पे, जिसको हम कहते हैं हेग, नेदरलैंड का शहर हेग, उस पे इंटरनेशनल कोर्ट लोकेट करती है। इसी तरह यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में। तो इसके चैप्टर नंबर 16 एंड चैप्टर नंबर 17 डिस्क्राइब करते हैं कि अरेंजमेंट्स ऑफ द इंटीग्रेट इन द यूनाइटेड नेशन विथ एस्टेब्लिश इंटरनेशनल लॉ। चैप्टर 18 एंड चैप्टर 19 प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ द चार्टर। तो ये दोनों चैप्टर ने ये प्रोविजन रखा है कि इस चार्टर को चेंज करने के लिए, इसके किसी भी प्रोविजन को चेंज करने के लिए हम उसको अमेंड कर सकते हैं 2/3 मेजॉरिटी के साथ नेशंस की वोटिंग के जरिए। तो ये नहीं है कि ये इलामी किताब है, बस ये इख्तिताम पे आके पहुंचा, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। तो इसलिए ये 2 चैप्टर और उसमें ये तरीकेकार मुकर्रर किया गया है कि इसमें चेंज अमेंडमेंट कैसे की जा सकती है या उसको रेटिफाई किस तरह से किया जाता है। चैप्टर नंबर, अब दूसरा पार्ट है इसका इन्फोर्समेंट ऑफ द पावर, जो कुछ चैप्टर में आपको बीच में छोड़ के आऊंगा। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव चैप्टर है जो लॉज पे मुकतद है, एक इनको इन्फोर्समेंट कैसे लिया जाए। तो चैप्टर 6 डिस्क्राइब द सिक्योरिटी काउंसिल पावर टू इन्वेस्टिगेट एंड मीडिएट द डिस्प्यूट। जो ममालिक के बीच में फटे फसाद होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, तो ये चैप्टर तरीकेकार बताता है कि उन ममालिक के बीच में मुद्दई और जिसके खिलाफ दावा की जाए उसके बीच में किस तरह तस्फिया किया जाए या उस डिस्प्यूट को किस तरह हल किया जाए। अब चैप्टर नंबर 7 डिस्क्राइब द सिक्योरिटी काउंसिल पावर टू अथोराइज द इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री सैंक्शन एज वेल एज यूज ऑफ द मिलिट्री फोर्स टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। अब जिस तरह ये जो चैप्टर है, कहीं भी मुल्कों के अंदर 2 मुल्कों के बीच में जंग छिड़ी जाती है, उनको अल्टीमेटम दिया जाता है कि इस यूएनओ के फिलहाल आर्टिकल के तहत आप तस्वीर की तरफ जाओ और जंग को भंग करो। लेकिन कुछ ममालिक, जिस तरह भी ताज़ो इन्वेशन ऑफ द रशिया ऑन द यूक्रेन आपके सामने है, यूएनओ के कुछ ममालिक एक तरफ है, यूरोप एक तरफ है, उनको कई मरतबा रोका गया, लेकिन फिर ये सिक्योरिटी काउंसिल में इशू लेके जाते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल को ये पावर है कि जितने भी वार के अंदर या डिस्प्यूट के दौरान अपने फोर्स को कहां इस्तेमाल कर सकती है, किसी मुल्क की माली और जंगी मदद कर सकती है जिसको समझें कि इसके साथ नाइंसाफी हो रही है, ये पावर सारे इस चैप्टर के तहत सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से। अब चैप्टर 19 एंड चैप्टर 10 describe the United Nations power for economic and social cooperation and the Economic and Social Council that oversee these powers। अब इसमें 2 पार्ट है। एक तो ये चैप्टर यूएनओ को और सिक्योरिटी काउंसिल को पावर देता है कि आप सोशल कोऑपरेशन मुल्कों के बीच में कैसा किया जाए, किस तरह उसको आगे बढ़ाया जाए। और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो मुल्क गरीब है, हालात के तहत उसको फंडिंग नहीं हो सकता, चलो अपना मामला नहीं चला सकता, उसको फंडिंग कैसे की जाए। तो इस चैप्टर के तहत, इन 2 चैप्टर के तहत उनको ये अख्तियार हासिल है सिक्योरिटी काउंसिल को ये तय करे यूएनओ की कमेटी को, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कमेटियाँ जो यूनिसेफ है, यूनिसेको है, दूसरी वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी सब झैली तंजीमें हैं, यूएनओ के तहत काम करती हैं और इनको मुख्तलिफ प्रोविजन दिए जाते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के वक्त ज़रूरत किस तरह मदद की जाए। जिस तरह रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस का काम यह है कि जंग के दौरान जख्मियों को उठाना, वार प्रिजनर्स को उठाना, उनको ट्रीट करना, हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करना, उनको पूरी मेडिकल
प्रोवाइड करना विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेस ऑफ द कलर, रेस एंड लैंग्वेज। तो ये सारी जिम्मेदारियां आती हैं, ओब्लिगेशंस हैं दी हुई, जिस पे पाबंद हैं ऑल 193 कंट्रीज। तो चैप्टर 19 और 14 और 15 स्टेब्लिश द पावर ऑफ द रेस्पेक्टिवली ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस। अब इन दो चैप्टर्स में यह बयान किया गया है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किस तरह की जा सकती है, उनके जजेस किस तरह अपॉइंट किए जा सकते हैं, जजेस की क्राइटेरिया क्या होगी और वो किस तरह अपने बिजनेस रन करेगी वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द। अब चैप्टर जो आखिरी चैप्टर्स हैं इनके 16 थ्रू द चैप्टर 19 डील रेस्पेक्टिवली विद द चैप्टर 14 मिसलियंस प्रोविजंस एज पर चैप्टर 17 transitional security arrangements related to the World War II, and chapter 18 the charter amendment process, and chapter 19 ratification of the charter, जो इस तरह मैं आपको पहले गुजारिश कर चुका हूँ। तो ये जो मैनिफेस्टो है यूएनओ का, जिसको हम मैनिफेस्टो कहेंगे, नजरियाती तकावर आप जिसको कहें, कि उसके तहत इसमें सारे इन आर्टिकल्स और चैप्टर्स में रूल्स दिए गए हैं कि यूएनओ इस चार्टर के तहत अपने ममालिक, मेंबर ममालिक के अंदर अपनी इन लॉज के रूल्स की इन्फोर्समेंट किस तरह करेगी और कौन कौन से रूल्स हैं जिसके तहत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस रवा दवा रखेगी और ऑल 193 कंट्रीज पे कौन सी ओब्लिगेशन और जिम्मेदारियां हैं जो इन रूल्स के तहत उनको पूरा करने के लिए पाबंद है। ये तो इख्तिसार है हमारे यूएनओ के चार्टर का। अब हम आते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस की तरफ, जो फॉर्मेशन जिसके तहत मैंने आपको बताया अभी 2 चैप्टर जिसके तहत यूएनओ ने अलो किया कि यही फॉर्म किया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस The International Court of Justice actually the international judicial forum for the all member countries of the UNO. It established in the June 1945 by the Charter of the United States। जिस तरह मैंने आपको पहले के कौन से 2 चैप्टर्स ये डिस्क्राइब करते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट किस तरह इस्टेब्लिश की जाए, उसके हेडक्वार्टर कहाँ होगा, उसकी लोकेशन कहाँ होगी, उसके जजेस अपॉइंटमेंट कैसे होंगे, तो ये सारे यूएनओ के उन 2 चैप्टर्स में मैंने आपको बताया उसी में। तो इसी तरह ये इस्टेब्लिश हुई जून 1945 पे और इसने अपना काम शुरू किया अप्रैल 1946 में। इसकी जुडिक्शन जो इख्तियार आते हैं पूरे ऑल 193 मेंबर्स कंट्रीज जो हैं उन पे ये अख्तियार लागू करती है। इनके जो फैसले होते हैं ऑल मेंबर्स ऑफ द यूएनओ आर बाउंड टू ओबे द डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस। तो ये जुडिक्शन जो इसकी है पूरी वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड का मतलब ये है कि इसकी जुडिक्शन जो 195 हमारी ममालिक हैं, जिसमें 193 जो है हमारे यूएनओ के मेंबर हैं और 2 ममालिक जो हैं ऑब्जर्वर के तौर पर रखे गए हैं। तो इन 195 कंट्रीज पे ही इसकी जुडिक्शन होती है। लेकिन 2 जो हैं ऑब्जर्वर, उनको ये ऑप्शन है कि कभी इनकी डिसीजन एक्सेप्ट करें या कभी डिसीजन है। अब 193 जो कंट्रीज है उनका किसी भी कंट्री के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाता है, दूसरे मेंबर मुल्क के साथ डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो अपनी एप्लीकेशन फॉर resolution of this problem will be invoked before the Internal Court of the Justice in The Hague। इसका लोकेशन जिस तरह मैं आपको
बता चुका हूं कि हेग में ही है। अब इनकी जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इसके जजेस की क्राइटेरिया पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसका जजेस जो दो तरीकों से इनसे लिए जाते हैं और दो किस्म के होते हैं। ये जो दुनिया के अंदर प्रोमिनेंट जजेस हों, रिटायर्ड जजेस हों, उनको भी ये इलेक्ट करके अपना जज मुकर्रर करते हैं, और दुनिया के अंदर जो प्रोमिनेंट लॉयर हों सीनियर, उनको भी ये जज मुकर्रर कर सकते हैं, लेकिन इनके जज का टेन्योर सिर्फ 9 ईयर्स होता है। दूसरी बात यह है कि 9 ईयर्स के अंदर जो हिस्ट्री बता रही है कि कोई जज अगर फौत हो जाता है तो उसकी जगह से उसी मुल्क से वो जज लिया जाता है, और कोई भी किसी भी एक मुल्क से 2 जज नहीं लिए जाते। सबसे जो अच्छी बात है या खराब ये बात है कि इसका टेन्योर भी रीजनल वाइज इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे खराब बात जो मैं समझता हूँ वो है कि इसमें सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, फ्रांस, यूके, यूएसए और रशिया, उनके हर टेन्योर में एक मेंबर रहता है। जिस तरह 193 कंट्रीज हैं, जरूर नहीं कि उनके मेंबर हो, यहाँ उनको एक टेन्योर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट दी गई है, क्योंकि इसमें टोटल 15 जजेस होते हैं। 15 जजेस होते हैं। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपकी याद आ रही कि एक जज सिर्फ 9 साल के लिए होता है, कोई भी 2 जज एक कंट्री से नहीं होते। सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर है, उनके 5 कंट्रीज के 5 जज हमेशा हर टेन्योर रहते हैं, इसलिए उनको वीटो पावर भी है। जो 1947 में पहला डिसीजन नगारा के केस में इन्होंने दिया, तो वो केस का जो टाइटल है नगारा गोवा वर्सेस यूएसए, तो वो यूएसए के खिलाफ ये फैसला आया था। तो पहले फैसले को यूएसए ने वीटो किया था। अब मैं इसलिए कह रहा था कि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इन चैप्टर को समझने के लिए और भी चीज़ें समझनी पड़ती है कि व्हाट इज द वीटो पावर। जब ये यूएनओ बनी थी तो इन 5 ममालिक को ये पावर दिया गया था, जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, कि आप किसी भी फैसले को चैलेंज करके वीटो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बिल पास होता है, अभी रिसेंटली एक बिल पास हुआ, लेकिन रशिया ने उसको वीटो कर दिया, कभी अमेरिका कर लेता है। तो बाकी जो छोटे छोटे ममालिक हैं, उनके हुकूक इनके वीटो में गजब हुए जाते हैं। जो मैं समझता हूँ कि जो डेमोक्रेटिक वे में इनको ये पावर नहीं होने चाहिए, क्योंकि इंसाफ की फराहमी में इनके ये पावर्स रुका मुझे देखने में आ रहा है। तो ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट हैज़ जुडिक्शन टू सेटल द डिस्प्यूट प्रॉब्लम्स बिटवीन द मेंबर कंट्रीज। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेशन इज हेग, इन हेग। अब जिस तरह हमारे पास इनको ये भी पावर है आईसीजे को कि ज़रूरी है नहीं है कि फुल बेंच 15 जजेस एक जगह बैठ के ये फैसला करें, उनको भी पावर है कि चैम्बर बनाए जाएं 3 जजेस के या 5 जजेस के, और वो ओनली फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क, तो वो कोई कर सकते हैं। जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है जजेस की, चार्टर के तहत जो सीटें इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की हैं, वो 5 सीट्स फॉर द वेस्टर्न आर रिजर्व, 3 सीट्स are reserved for the African countries, 2 seats reserved for the ये क्या है European countries, 3 seats are reserved for the eastern countries, Asia, just like the Asia, and 2 seats are reserved for the Latin America। अब ये 15 की जिसमें ज़रूरी है कि इन मुल्कों के जो मेंबरान वहाँ से जजेस चुने जाएंगे, या ये मुस्तफ़ा फैसले में इनको इलेक्ट करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली ऑफ द यूएनओ, ये दोनों मिलके जजेस इलेक्ट करते हैं। ये ऐसे नहीं इलेक्ट हो जाते, कोई अप्लाई नहीं होता, वो पूरी दुनिया के जुडिशरी पे, बार पे नज़र रखने के बाद जिनको समझते हैं कि ये काबिल हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपने फ़राइज़ दे सकते हैं, तो ये 2 इदारे यूएनओ के, एक यूनाइटेड नेशनल जनरल काउंसिल और ये सिक्योरिटी काउंसिल मिलके ये जज
इलेक्ट करते हैं। आर्टिकल 9 जो है उसके तहत members of this court is bound to form or in regard the civilization, maintain the civilization and principal legal system of the world. Article 26 to 29 of the statute allow the court to form smaller chambers just like 3 or 5 judges to decide the matter. जैसे मैंने आपको कहा कि पहला केस जो इस कोर्ट ने डिसाइड किया वो था निकारागुआ वर्सेस द यूनाइटेड स्टेट। और अब ये भी आपको बताऊं कि आज तक पूरी दुनिया से 5 लेडी जजेस भी मुंतखब हुई हैं इस इदारे में काम करने के लिए। तीसरी बात, जो इस वक्त तक ये टिल द जनवरी 23 186 cases had been decided by the इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस। ये मुख्तसर मुझे पाबंद किया गया है कि इन चैप्टर्स के में ही बात करनी है, और मैंने मुख्तसर और चीज़ों आपको बताना ज़रूरी समझी ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। तो मेरा लेक्चर अब इख्तिताम पे पहुंचा।